आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि रोम को VSQI के रूप में कोडित किया जाता है तो ग्रीस का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, स्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पर रोम को VSQI कैसे लिखा है, फिर हम उसी प्रकार ग्रीस का बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड लेटर दिया है, तो यहाँ पर या तो अल्फाबेट में माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा या फिर उसका विपरीत लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक को चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर से अगर हम वी को देखेंगे तो आर हमारा 18 नंबर पे, वी हमारा 22 नंबर पे आता है। यहाँ पर ABCD में कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 4 प्लस किया है। फिर यहाँ पर ओ से एस को देखेंगे तो ओ हमारा ABCD में 15 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, यानी कि यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। उसके बाद एम से क्यू को देखेंगे तो एम हमारा 13 पे, क्यू 17 पे, यानी यहाँ पर भी ABCD में 4 प्लस किया है। उसके बाद ई से आई को देखेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है, तो लॉजिक जो हमें मिला है 4 प्लस वाला मिला है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, ग्रीस में भी हम 4 प्लस करके बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी में 4 प्लस करेंगे तो जी 7 नंबर पे आता है, 7 4 11 होता है, तो 11 नंबर पे क्या आएगा। उसके बाद आर में 4 प्लस करेंगे तो आपको पता है वी आ जाएगा। उसके बाद ई में 4 प्लस करेंगे तो हमने यहाँ पर किया था तो यहाँ पर आई आ जाएगा, डबल ई दिया तो यहाँ पर डबल आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी में 4 प्लस करेंगे, सी 3 नंबर पे, 3 4 7 होते हैं, 7 नंबर पे जी आ जाएगा। उसके बाद ई में 4 प्लस करेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे, 4 प्लस करने पर 9 हो जाएगा, तो 9 नंबर पे आई। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे KVIIGI, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना है कि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है या उसका विपरीत लिखा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर सेम तरीके से बता दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि ए बी की एकमात्र पुत्री है जो सी का एकमात्र पुत्र है। ए का सी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा हम देखेंगे, ठीक है, इनका रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न करें कि ए बी की एकमात्र पुत्री है, जो ए है वो बी की एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे ये ए है, ठीक है। ये बी की एकमात्र पुत्री है तो बी को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इसकी पुत्री है तो ये संतान है। तो ए बी की एकमात्र पुत्री है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये महिला है। उसके बाद आगे प्रश्न करा जो सी का एकमात्र पुत्र है, मतलब ये है कि ए बी की एकमात्र पुत्री है जो सी का एकमात्र पुत्र है, मतलब जो लगा है उस बी के लिए लगा। तो बी कौन है, सी का एकमात्र पुत्र है, तो सी को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और ये एकमात्र पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है, यानी कि ए का सी से क्या संबंध है। तो आपको पता है जहाँ पर भी से लगा वहाँ से हमें उल्टा बताना, पीछे बताना कि यहाँ पर देखिए सी हमारा कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर देखिए सी का ए क्या लगेगा, ये हम उल्टा बताएंगे। तो सी का ए क्या लगेगा, तो आप कहोगे सी, आप स्वयं को समझो, ठीक है। अब सी का बी कौन है, बेटा है, और बेटा की ए कौन है, बेटी है। तो अपने बेटे की बेटी अपनी क्या लगती है, यानी कि आपके बेटे की बेटी आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे आपके बेटे की बेटी आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे बेटी जो पोती लगेगी और बेटा पोता लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पोती कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर रिलेशन देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न यहाँ पर करें कि इनमें से कौन सा विकल्प दूसरे शब्द युग्म में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित थे। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार यहाँ पर अखबार और प्रेस का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार कपड़े के साथ किस शब्द का संबंध होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता करना कि यहाँ पर देखिए अखबार से प्रेस का संबंध कैसे है, उसी प्रकार कपड़े से यहाँ पर शब्दों को बताना। तो बताइए, कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न सभी के सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे अखबार है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, ये आपको पता होगा ये कहाँ पर छपता है, यानी कि प्रेस में छपता है, ठीक है। मतलब जो अखबार बनता है वो प्रेस में बनता है। तो उसी प्रकार जो कपड़ा है ये कहाँ पर बनता है, हमें यहाँ पर बताना कि कपड़ा कहाँ पर बनता है। तो अखबार अगर प्रेस में बनता है तो यहाँ पर जो कपड़ा है वो यहाँ पर मिल में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए मिल कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने दर्जी सोचा होगा, लेकिन दर्जी में बनता नहीं है, दर्जी तो बनाता है। यहाँ पर कहाँ पर बनता है, जैसे जहाँ अखबार छपता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेस कहते हैं। वैसे ही कपड़े जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिल कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिल, तो इसीलिए यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ पर आपको आकृति पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, इसमें कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो त्रिभुज कैसे गिनना, ये ट्रिक तो मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे ट्रिक से गिन लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक और बता देता हूँ, जैसे ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसी त्रिभुज के अंदर एक लाइन ऐसी खींची हुई मिलती, कॉलम में संख्या लिखेंगे 1 और 2, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसी तरीके से ऐसे कैसे त्रिभुज हमें यहाँ पर बनते हुए दिख रहे, एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ठीक है। और एक हमारा सेम यहाँ से ये वाला मिलकर बन रहा है तो यहाँ पर भी इस हिसाब से कितने हो जाएंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। सेम हमारा एक यहाँ से ये वाला मिलकर बन रहा है तो इसमें भी इस हिसाब से कितने हो जाएंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 3। तो यहाँ पर भी हमें कितने दिख रहे हैं, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे। जैसे ये वाला तरीका बताए उसके हिसाब से यहाँ पर 3 होना चाहिए। और एक हमें अंदर भी दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला भी मिलकर बनेगा तो इसमें भी 3 होना चाहिए। यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3। तो मतलब यहाँ पर 3 3 3 3 3 चौक 12 तो हमें यहाँ पर टोटल मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं, तो आपको 12 तो हमें यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं। उसके बाद क्या आपको और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको एक हमारा यहाँ से मिलकर ये वाला बनेगा, ठीक है। एक हमारा यहाँ से बनेगा और एक इसके सामने वाला भी एक बन जाएगा। तो 2 हमारे यहाँ से भी दिख रहे हैं, 2 हमारे कहाँ से दिख रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं। क्या आपको और भी कहीं से दिखाई दे रहा है, तो और भी हमें यहाँ पर मिल के बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बस हमें 2 एक्स्ट्रा दिखाई दिए थे। तो क्या करेंगे, इस 2 को इस 12 में प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 12 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या वो कितनी है, 14 है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और मैंने आपको कह रखा कि आपको क्या करना है, प्रश्न को रोक कर यानी कि वीडियो को रोक कर हर किसी प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पहले शब्द के जोड़े के बीच संबंध के समान संबंध दिखाने वाले विकल्प चुने। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न। तो यहाँ पर जिस प्रकार इन दोनों शब्द का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार इनमें हमें बताना। जैसे काउ को FRZ लिखा, उसी प्रकार टीन को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर भी आपको पता है लेटर का लेटर है, तो हम एक एक को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सी से एफ को देखेंगे, तो सी से एफ मतलब सी 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 3। उसके बाद यहाँ पर ओ से आर को देखेंगे, तो ओ हमारा 15 पे, आर 18 पे, यानी यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर डब्ल्यू से जेड को देखेंगे, तो डब्ल्यू 23 पे, जेड 26 पे, यानी यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, 3 प्लस वाला मिला। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे। तो टी में जब हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और आई में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर क्या आ जाएगा, मतलब सेकेंड लेटर आई से 3 प्लस करने पर यहाँ पर एल आ जाएगा। और एन में 3 प्लस करेंगे तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 17, और 17 नंबर पे क्यू आता है। तो यहाँ पर WLQ, यहाँ पर क्या आएगा, WLQ। क्या ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समान तरीके से पता करना, जैसे हमने यहाँ पर किया है उसी तरीके से यहाँ पर बताना है, जैसे हमने अभी बताया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, बताइए। यहाँ पर भी आपको आकृति दी है, इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। तो आयत गिनने की ट्रिक भी आपको पता होगा, क्या करते हैं हम। सबसे पहले मैं फटाफट ट्रिक बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है। यहाँ पर आयत है और इसमें एक लाइन ऐसी खींची हुई मिले और ये बाकी लाइन ऐसी भी हमें खींची हुई मिल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉलम में संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, साइड से देखेंगे तो ये पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम। ऊपर से देखेंगे तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा कॉलम है। हम क्या करते हैं, सभी कॉलम को जोड़ लेते हैं। जैसे इधर वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो इनको प्लस करने पर 3 हो रहे। कितने हो रहे, 3। और इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 15 हो जाएंगे, ठीक है। जो हम जोड़ते हैं, जिसको हम जोड़ लेते हैं उसको क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, जो आता है। तो 15 3 45, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 45 आयत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयत गिनने की ट्रिक है। अब यहाँ पर तो हमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तो आसानी से हम गिन सकते। कैसे, देखिए, एक हमारा यहाँ पर ये सिंगल है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। मैं सिंगल गिन रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा है, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा और ये छठा। तो 6 तो हमें यहाँ पर सिंगल दिख रहे हैं, तो 6 हमें यहाँ पर सिंगल मिले हैं। कितने मिले, 6। अब बाकी और देखेंगे तो देखिए, 2 को मिलकर देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा, एक के बाद ये वाला बनेगा तो ये 2 हो जाएंगे। 2 के बाद एक ये वाला मिलेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो 3 हमें यहाँ पर 2 में दिख रहे हैं। क्या आपको और भी दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ से इधर से मिलकर बनेगा तो ये पहला हो जाएगा। एक हमारा यहाँ से और मिलकर बनेगा ये वाला, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तो 2 हमें यहाँ पर भी देख रहे हैं। उसके बाद एक हमारा पूरा बड़ा वाला भी तो दिखेगा, मतलब बड़ा वाला भी तो बनेगा, ये वाला। तो एक हमें बड़ा वाला दिख रहा है। तो ये सभी को प्लस करेंगे तो 6 3 9 2 11 1 12, यानी यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर आयतों की संख्या जो मिली है वो 12 मिली है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि लाइन अलग अलग थी, तो हमें यहाँ पर 12 देखने को मिले हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताइए, यहाँ पर आवश्यकता है, इच्छा है, लक्ष्य है, प्रयास है, तो अगला शब्द कौन सा होगा। मैंने आपको पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि आपको अभी जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो शब्द सीरीज के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शब्द सीरीज के बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एडिक्यूटिव पैटर्न पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लो कोई आवश्यकता, हमें सबसे पहले कोई आवश्यकता है, उसके बाद हम उसकी इच्छा रखते हैं, इच्छा करने के बाद हम लक्ष्य तय करते हैं, फिर हम उसका प्रयास करते हैं। तो प्रयास करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो आप कहोगे आवश्यकता जो इच्छा है, इच्छा के बाद लक्ष्य, लक्ष्य के बाद प्रयास है। तो जब हम प्रयास करते किसी भी चीज़ में, जैसे आप भी अभी प्रयास कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे परिणाम, यानी कि रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर परिणाम होगा, ठीक है। क्या होगा, रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रयास करने के बाद रिजल्ट मिलता है, ना कि असफलता, योजना, आदत, ये नहीं है, ठीक है। मतलब असफलता भी मिल सकती है प्रयास करने के बाद, लेकिन हम यहाँ पर श्रृंखला के हिसाब से परिणाम देखेंगे सबसे पहले। मतलब परिणाम के बाद सफलता असफलता आती है, पहले परिणाम आता है। तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो परिणाम मिलेगा, परिणाम के बाद सफलता या असफलता मिलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उन तत्वों को सही जोड़ा है जो एक दूसरे के विपरीत आते हैं जब खुले पासे को बंद किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर हमें बताना कि खुले पासे में कौन से जोड़े हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पर हम एक छोड़ के एक चलते, तो यहाँ पर सी को छोड़ेंगे तो जी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सी से जी को छोड़ देंगे तो एल आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ यहाँ पर बी का एल आ जाएगा, ठीक है। इनमें कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा। जब भी हम विपरीत निकालते हैं तो जो 2 विपरीत जोड़े रहते हैं उनका कोना भुजा मिला हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर इनका कोना और भुजा हमें किसी का भी मिला हुआ नहीं दिखाई दे। जैसे एस का जी निकाला तो यहाँ पर भी इसका कोना भुजा नहीं है। सी का हमने यहाँ पर क्या निकाला था, एल, तो इनका भी कोना भुजा नहीं मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में देखिए, क्या सी और जी आपस में विपरीत है, तो नहीं। सी और एल है तो ये नहीं होगा। क्या बी और एल है, तो बी और एल भी नहीं है। सी और एल है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि बी और तो जे है, उसके बाद सी और एल है, क्या, तो हाँ, सी और एल आपस में विपरीत जोड़ा है। क्या एल और एस है, नहीं, एस तो जी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, जो कि विपरीत जोड़ा है, ठीक है। बंद करने पर ये विपरीत बनेंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे।
अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करे कि वह पता चुने जो नीचे दिए गए पते के समान हो। मतलब यहाँ पर हमें एड्रेस दिया है, इस एड्रेस के समान होना चाहिए। कौन से एड्रेस? तो ये जो ऊपर दिया है S15 गोकुल धाम, यहाँ पर अजमेर रोड, यहाँ पर जयपुर राजस्थान 30/2006 दिया है, इस पते के समान होना चाहिए। तो बताइए इस पते का समान कौन सा विकल्पों में है? तो ये SSC CGL का प्रश्न, और SSC CGL में हर शिफ्ट में आपको एक एड्रेस वाला प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए कभी कभी आसान होता है, कभी थोड़ा सा आपको बारीक से देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जयपुर राजस्थान दिया है, और जयपुर राजस्थान केवल एक ही ऑप्शन में बी में, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर गुजरात है, तो ये तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें सेम पता करना था, तो जयपुर राजस्थान हमें केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि प्रश्न आकृति के सामने रखे जाने पर छायांकित भाग के सामने कौन सी सही छवि बनेगी? तो बताइए यहाँ पर इसकी आकृति इस साइड कैसे बनेगी, इसकी छवि इस साइड कैसे बनेगी, ये आपको बताना है। तो ये हमारा कौन सा आकृति मतलब दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो अंदर का बॉक्स दिखाई दे रहा है ये वाला गोल वाला, ठीक है, ये कैसा रहेगा? तो ये कुछ इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा की सीधा है, तो क्या ये हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, बाकी में सभी में है। उसके बाद मान लो मैं ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो कैसा रहेगा? तो वो तो वैसा की वैसा रहेगा, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो अंदर की लाइन है वो कैसी दिखाई देगी? तो यहाँ पर ऐसी ऐसी है, ठीक है। तो इधर आके कैसी दिखाई देगी? तो इधर आके जो दिखाई देगी वो ऐसी ऐसी दिखाई देगी। कैसी कैसी? ऐसी ऐसी दिखाई देगी, ऐसी वाली। तो ऐसी वाली अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो कहाँ पर है? तो आपको होगा ऐसी वाली। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें तो ऐसी ऐसी है, तो ये नहीं होगा। इसमें तो मैं यहाँ पर सीधी हो सकी, जबकि सीधी तो होगी ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल हमें जो मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमने गलती निकाल के ऑप्शन तीनों को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो आपको हमेशा गलती निकालना, आपको बाकी कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं, हमेशा आपको एक एक चीज़ में गलती निकालना। पूरा आप अगर पेज पे बनाओगे, उससे पलटाओगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा? प्रश्न कह रहा कि केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा कि वह मेरे पिता के एकलौते बेटे का बेटा है। केतन की मां नम्रता से कैसे संबंधित है? मतलब ये इशारे करने वाला प्रश्न है, और हम क्या करते हैं इसे, ऐसे प्रश्न को खुद को लेके सोल्व करते हैं। जैसे मान लो आप नम्रता हो, ठीक है, केतन की ओर आप इशारा कर रहे हो और आपने कहा कि वह मेरे पिता के एकलौते बेटे का बेटा है। मतलब आपके पिता का एकलौता बेटा मतलब आपका भाई, और आपके भाई का बेटा है। तो केतन की माँ का नम्रता से क्या संबंध है? मतलब केतन कौन है? तो आपके बेटे का बेटा है। तो केतन की माँ कौन होगी? तो आपकी भाभी होगी। तो भाभी, ननन, साली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा। तो मान लो ये केतन है, ठीक है, ये केतन है, और केतन की ओर इशारा करते हुए मान लो ये नम्रता कह रही है, ठीक है। ये नम्रता क्या कह रही है कि क्या क्या कह रही है? यहाँ पर कह रही है कि वह मेरे पिता के एकलौते बेटे, मतलब नम्रता का तो कोई यहाँ पर एक पिता है, ठीक है, मतलब पिता है। अब नम्रता के पिता का एकलौते बेटे का बेटा है। तो एकलौता बेटा मतलब वो नम्रता का भाई होगा। वो कौन होगा? नम्रता भाई होगा। और उसका कौन है? ये केतन बेटा है। उसका कौन है? ये केतन बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि केतन की माँ का नम्रता से क्या संबंध है? अब केतन की माँ मतलब इसके भाई की एक पत्नी होगी। कौन होगी? ये पत्नी हो जाएगी। तो ये केतन की माँ हो जाएगी। कौन? ये केतन की माँ हो जाएगी। केतन का पिता हो जाएगा जो कि नम्रता का भाई है। तो यहाँ पर कह रहा है कि केतन की माँ का नम्रता से क्या संबंध है, लेकिन नम्रता की केतन की माँ क्या लगेगी? तो आप बताइए नम्रता की केतन की माँ क्या लगेगी? तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए अपने भाई की पत्नी अपनी क्या लगती है? तो आप कहोगे भाभी लगती है। तो भाभी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर डी में ननन साली भी दिया है, तो कह भी सकते हैं, ठीक है, ननन भी कह सकते हैं, साली भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी वाला लगाएंगे। बहन नहीं लगेगी, चाची नहीं लगेगी, बेटी नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, भिन्न की पहचान करें। मतलब आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, विटामिन दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना है। तो ये रेलवे का प्रश्न है, आसान प्रश्न है।
आपको बस अलग बताना है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, तो कौन सा वाला अलग है। तो आपको हो गए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो विटामिन ए, सी, डी ये सब तो विटामिन है, तो फिर हम अलग कैसे बताएंगे। तो आपको पता होगा कि बी और सी, विटामिन बी और सी, बी और सी ये सभी की, ये दोनों की दोनों विटामिन क्या है, ये दोनों की दोनों जल में घुलनशील है। क्या है, ये जल में घुलनशील है, ठीक है, ये जल में घुलनशील है। और बाकी बी और सी को छोड़ के बाकी सभी के सभी वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर हमें सी दिया है, तो सी को हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये जल में घुलनशील है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो वसा में घुलनशील। तो इस प्रकार से हम अलग करेंगे, ठीक है। अगर बी और सी दोनों दिए जाते हैं तो फिर हम कन्फ्यूज होते हैं, फिर हम यहाँ पर और अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सी हम लगाएंगे क्योंकि एग्जामिनर ने भी सी को ही सही माना है, ठीक है। अब बढ़ता हम यहाँ पर प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न थोड़ा सा हटके प्रश्न है जो दिल्ली पुलिस और एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया था, बस हमें यहाँ पर मान रख के सोल्व करना है। कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी संख्या, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी के लिए a माइनस बी को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 के बाद a का स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4b, यहाँ पर क्या है 4b के बाद -7 है, ठीक है, -7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, समीकरण को रखना है, ठीक है, मतलब संख्या को रख के सोल्व करना है। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे 4 को, तो वैसा कि वैसा लिखेंगे 4, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं। ए स्क्वायर, ए मतलब ए की जगह पर इसको ए और बी मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर करा ना ए और बी, मतलब यहाँ पर ये ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी मान रहे हैं हम उनको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए की जगह हम 3 को रखेंगे और 3 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस फिर 4 की जगह बी है तो बी की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा 2 रखेंगे, ठीक है। बी है तो बी की जगह 2 को रखेंगे और गुणा 2 और -7। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 तो वैसा ही लिखेंगे, गुणे का यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस फिर 4 का क्या करेंगे, 4 गुणे 2 वैसा ही लिख लेते हैं, -7 भी वैसा ही लिखते हैं। यहाँ पर हमने वैसा कि वैसा लिखा है, एक बार हमने स्टेप चेंज कर लिए। अब गुणा करेंगे तो 9 चौक कितने हो जाएंगे, तो 9 चौक 36 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, गुणा करने पर 9 चौक 36 हो रहे हैं, प्लस का 4 दूना 8 हो रहे तो 8 लिखेंगे, प्लस का मतलब माइनस का 7 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 36 + 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 + 8 मतलब 24 हो जाएंगे, सॉरी 44 हो जाएंगे। 44 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 37 बचेंगे। कितने, 37 बचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना समीकरण को सोल्व करने पर आया, 37। तो 37 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये रीजनिंग सेक्शन का प्रश्न, हालांकि इसको मैथ्स में भी काउंट करते हैं लेकिन रीजनिंग में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि इसमें -7 के रूप में परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर 2 माइनस मतलब 3 - 2 का मान क्या होगा ये बताना था, ठीक है। अब चलिए, इस ऐसा प्रश्न मैंने पहले भी करवा दिया था आपको। अब बढ़ते हम 14 नंबर के, ठीक है। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक क्लर्क 6 घंटे में 180 यहाँ पर फॉर्म प्रोसेस करता है, ठीक है, फॉर्म प्रोसेस करता है। तो एक घंटे में प्रोसेस किए गए फॉर्म की कुल संख्या कितनी, ये आपको बताना है। अब आपको कहोगे कि ये तो सर मैथ्स टाइप का प्रश्न, लेकिन ये भी रीजनिंग सेक्शन में पूछा था, क्योंकि एडुकेटिव में सेक्शन में पेपर हुआ था तो सेक्शन में पूछा था ये, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया था कि आपको कल कोई ऐसा नहीं कि जीडी में देखने को मिला और आपने ऐसे प्रश्न करवाए ही नहीं और हमको ऐसे ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक बार नज़र घूम जाए इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई सीधी सीधी बात है कि अगर एक क्लर्क 6 घंटे में 180 कितने 6 घंटे में कितने 180 करता है, ठीक है, 180 फॉर्म प्रोसेस करता है, तो हमें 1 घंटे का निकालने के लिए 6 से काट लेंगे। तो यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 × 18 कितनी बार में 30 बार में कटेगा, ठीक है। तो जो 30 आया, ये जो 30 आया यही 1 घंटे में 30 होता है, ठीक है। 1 घंटे में कुल फॉर्म की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 6 घंटे में 180 कर रहा है तो 1 घंटे में 30 करेगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि a + b का अर्थ है कि a b की बेटी है, a - b का अर्थ है कि a b का पति है, a × b का अर्थ है कि a b का भाई है। तो यदि p × q + r है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे हम। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और गुणे का अर्थ क्या है, a × b का अर्थ है कि a b का भाई है,
ए बी का भाई है तो यहाँ पर भी पी क्यू का भाई हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, क्यू का भाई, तो यहाँ पर हम पी क्यू का भाई बनाते हैं। पी कौन है, क्यू का भाई है। उसके बाद आगे देखिए, आगे इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। प्लस का अर्थ क्या करा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो यहाँ पर भी क्यू आर की बेटी हो जाएगी। क्यू कौन हो जाएगी, आर की बेटी हो जाएगी, तो आर को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो क्यू कौन है, आर की बेटी है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो हमें ऑप्शन से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि आर की बेटी क्यू है, क्यू का पी भाई है, और अगर हम ऐसा देखा जाएगा तो ये अगर भाई है तो ये इसका पिता या कोई भी हो सकता है, ठीक है, पिता या माता, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं कि माता है कि पिता है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पी आर का भाई है, क्या यहाँ पर पी आर का भाई दिख रहा, नहीं, पी तो आर का बेटा है, तो ये तो नहीं होगा। पी यहाँ पर कह रहा है कि पी आर का चाचा है, क्या पी आर का चाचा है, नहीं, ये तो माता या पिता है, सॉरी, पी आर का चाचा है, क्या पी आर का चाचा है, नहीं, ये भी तो बेटा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद पी आर का बेटा है, तो ये सही है कि पी आर का बेटा है। पी आर का पिता है, तो पी आर का पिता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सत्य है, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो इनमें भी मैं आपको हर रोज आपको ऐसे प्रश्न करवा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक संबंधित आकृतियों का जोड़ा दिया गया है, जिनके बाद 4 जोड़े दिए गए हैं, उन जोड़े का चयन करें जिनमें मूल जोड़े के समान संबंध हो। मतलब यहाँ पर हमारे पास जोड़े हैं फर्स्ट और सेकंड, इनके समान ही संबंध वाला हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले देखिए, पहली आकृति से इस आकृति को देखें तो ये वाली जो आकृति है ये पूरी तरह से पलट गई, ठीक है, ये पलटी है और पलट गई, और ये त्रिभुज भी पलट गई, ये दोनों की दोनों उधर जाके पलट गई और ये ऊपर जाके इस पर रखा गया है। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो ये जो आकृति पलटना चाहिए तो पलटेंगे, लेकिन यहाँ पर सीधी की सीधी दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब यहाँ पर भी नीचे वाली आकृति सबसे पहले पलटेगी, तो नीचे मतलब ये वाली पलटेगी, ठीक है, ये वाली पलटेगी तो पलटने पर वैसी की वैसी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाली पलटेगी तो ये उल्टी हो जाएगी, उस पर टच होना चाहिए, तो टच हो रही है, मतलब ये वाला इसका संबंध जो ये सही है, ठीक है, ये सही दिख रहा है कि ये वाली पलटेगी तो क्या वैसी की वैसी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 लाइन बन रही, मतलब सी नहीं होगा। ये पलटेगा तो यहाँ पर वैसा की वैसा रहेगा, ठीक, और ये ऊपर चलेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर जो इतना हिस्सा ऊपर जा रखा ये भी नहीं जाएगा, तो डी वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ये जो आकृति इस पैटर्न के समान हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। नहीं, इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को बदले कि हमारे पास यहाँ पर 66 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न, हमें ऑप्शन से चिन्ह को बदलना है। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन 2 चिन्हों को बदलते हैं, क्योंकि ऑप्शन से बदल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 97 गुणे के जगह में प्लस लगाना, ठीक है, चिन्हों को बदल रहे थे। तो यहाँ पर फिर 23 लिखूंगा, 23 के बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस को तो रखूंगा, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। प्लस की जगह में यहाँ पर गुणा लगाना है, उसके बाद यहाँ पर 9 और भागित तो वैसा की वैसा आएगा, ठीक है, तो भागित 3। अब ये समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 66 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम यहाँ पर दूसरे चिन्हों को देखेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 3 9। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर से उतारेंगे तो 97 प्लस 23 माइनस 18 3 54 में सीधा गुणा कर देना हो, तो 18 3 54। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 और 7 कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 23 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर मैंने 7 लिखा है, यहाँ पर कितना है 23 था, ठीक है, ऊपर से उतारना था 23 था। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 का 0 हासिल का 1, मतलब यहाँ पर 97 और 23 को जोड़ेंगे तो 120 हो रहे हैं। 120 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 54 करेंगे, तो 120 माइनस 54 यानी यहाँ पर कितना आ जाएंगे, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको 6 बचेंगे, और 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेंगे। तो यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 66 आ रहा है, और यहाँ पर 66 दिया भी है। तो ये पहला वाला जो है गुणे और प्लस को ही बदलेंगे तो समीकरण सोल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शन नंबर ए में कभी नहीं भी मिलता तो आपको बी चेक करना पड़ सकता है, सी डी कोई भी चेक करना पड़ सकता है, हालांकि मिल जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न में यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर दो हमें निष्कर्ष दिए हैं, यानी बड़ा छोटा वाला हमारा पास कथन है। यहाँ पर आपको पता होगा कि बराबर बड़ा छोटा, ये मैंने आपको बता रखा है कि जिस भी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। कि जैसे इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए P बड़ा हो जाएगा, Q छोटा हो जाएगा, क्योंकि मुंह इस तरफ खुला इस चिन्ह का मतलब है, ठीक है। और इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास T तो बड़ा है लेकिन यहाँ पर लाइन लगी है तो ये संभावना है। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर बराबर मतलब ये दोनों बराबर इस प्रकार का। लेकिन ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निष्कर्ष से देखते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों में जो निष्कर्ष पहला कह रहा है कि Q छोटा है R बड़ा है, मतलब Q से बड़ा R है। तो यहाँ पर देखिए Q कहाँ पर है, यहाँ पर। Q से इधर जाएंगे तो ये चिन्ह बड़ा की ओर इशारा कर रहा है, यहाँ पर भी जाएंगे तो ये बड़ा की ओर इशारा कर रहा है और यहाँ पर बराबर का इशारा कर रहा है। मतलब इससे तो बड़ा ही जा रहा है, इससे तो ये बड़ा ही जा रहा है। इसका मतलब ये सही है कि पहला वाला सही है, क्योंकि ये बड़ा है Q से R, तो बड़ा की इशारा कर रहा है। दूसरे को देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि U बड़ा है T से, T छोटा है U बड़ा है। तो यहाँ पर U कहाँ पर है, यहाँ पर है, T यहाँ पर। इन दोनों से इन दोनों में जाएंगे तो यहाँ पर U बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लग रहा है वो छोटा वाला लग रहा है। T और R बराबर है, यहाँ पर R बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बराबर है और R बड़ा है। इसका मतलब ये U बड़ा नहीं है, यहाँ पर U बड़ा नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर बड़ा कह रहा है, तो ये नहीं होगा। केवल निष्कर्ष यहाँ पर एक ही सत्य है, तो केवल पहला सत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने कल भी आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना सिखाया था। अब बढ़ते हम प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न भी यहाँ पर देखिए कथन दिया है और उनके भी यहाँ पर दो निष्कर्ष दिए, मतलब ये कथन और पूर्ण धारणाएं के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम कथन को समझेंगे। कथन कह रहा है कि भारत हर वर्ष बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, मतलब कच्चे तेल को अपने देश में लाता है, ठीक है। मतलब हर वर्ष बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। अब क्यों करता है, इसमें इस हिसाब से हमें देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है कि भारत तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये बात सही है कि आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए वो आयात करता है। दूसरा कह रहा है कि भारत में खपत होने वाला सारा तेल आयात किया जाता है। क्या सारा तेल आयात किया जाता? नहीं, कुछ तेल हमारे पास है, पूरी तरह से नहीं, आत्मनिर्भर तो नहीं है लेकिन कुछ है, तो पूरी तरह से तो नहीं है। खपत करने वाला सारा तेल आयात किया जाता है, तो सारा आयात नहीं किया जाता, कुछ किया जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे पहला अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न है। कथन दिए, दो निष्कर्ष दिए, तो सबसे पहले हमें कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। तो कथन क्या कह रहा है कि सभी चेन, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सभी चेन क्या है, तो यहाँ पर चेन का मैं सी लेता हूँ और सी मतलब ये सभी चेन है, ठीक है। और सभी की सभी चेन क्या है, तो सभी की सभी चेन ब्रेसलेट है। तो जितनी भी चेन है वो सभी की सभी ब्रेसलेट है, तो यहाँ पर मैं ब्रेसलेट के अंदर बनाता हूँ, तो ब्रेसलेट का यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ। उसके बाद दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या करा कि सभी ब्रेसलेट रिंग है। अब जितनी भी ब्रेसलेट है वो सभी के सभी रिंग है, तो यहाँ पर मैं इनको भी रिंग के अंदर बना लूँगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला क्या करा, लास्ट वाला कि कुछ रिंग क्या है, टॉप है। अब यहाँ पर कुछ रिंग टॉप है का, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ रिंग का हिस्सा लेंगे, वो क्या है, टॉप है, तो टी ले लेता हूँ। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या करा हमें ये देखना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि सभी चेन रिंग है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी चेन रिंग दिखाई दे रही है? तो सभी की सभी चेन रिंग है, तो हाँ ये रिंग के अंदर सभी की सभी चेन है, तो ये बात तो सही है कि सभी की सभी चेन रिंग है, तो पहला वाला तो सही कह रहा है। दूसरे को देखें, कुछ टॉप चेन है। क्या आपको यहाँ पर कुछ टॉप चेन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो हमें नहीं दिखाई दे रहा स्पष्ट रूप से, तो ये कुछ टॉप चेन नहीं है। हाँ कुछ रिंग टॉप है लेकिन कुछ टॉप चेन नहीं है, कुछ टॉप रिंग है लेकिन चेन नहीं है, तो ये वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो पहला वाला अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। ये प्रश्न हमने सेकंड नंबर पे किया था, वैसा की वैसा प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, जो ए है वो बी का भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है, तो यहाँ पर हम ए बी का भाई बनाएंगे, भाई है तो प्लस लगा रहे हैं, ए बी का भाई है।
उसके बाद बी सी की बहन है, जो बी है वो सी की बहन है तो यहाँ पर हम सी की बहन को बनाएंगे। बी कौन है, सी की बहन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। आगे प्रश्न कह रहा है कि और सी डी का पिता है, जो सी है वो डी का पिता है तो डी को नीचे लिखेंगे क्योंकि सी पिता है डी का, तो यहाँ पर ये इसकी संतान हो जाएगी, तो सी डी का पिता है। उसके बाद तो यहाँ पर कह रहा है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि से कहाँ पर लगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डी का ए क्या लगेगा, तो डी का ए क्या लगेगा, तो ये डी आप स्वयं को समझ लो, ठीक है। तो ये सी आपका पिता है और आपके पिता की ये बहन है और आपके पिता का ये ए भाई है, तो आपके पिता का भाई आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे आपके पिता का भाई यानी कि अपने पिता का भाई जो अपना लगता है वो चाचा लगता है। तो चाचा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ZRVY का संबंध एक निश्चित तरीके से TLPS से है, उसी प्रकार WOSV का संबंध QIMP से है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए UMQT का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर इनसे ये वाले लेटर को देखेंगे और इनसे ये वाले को चेक करेंगे, फिर हम सेम तरीके से बता देंगे क्योंकि यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर ही है, तो या तो माइनस हुआ होगा प्लस होगा या फिर यहाँ पर इनका विपरीत वगैरह लिखा होगा। तो पहले से पहले को देखते हैं, जैसे जेड से क्या करेंगे, टी को देखेंगे, तो जेड हमारा 26 पे टी 20 पे, मतलब यहाँ पर -6 हो रहा है, कितना -6। फिर यहाँ पर आर से एल को देखेंगे तो आर 18 पे एल 12 पे, यानी यहाँ पर भी -6 किया है। फिर वी से पी को देखेंगे तो वी 22 पे पी 16 पे, मतलब यहाँ पर भी 6 माइनस किया है। फिर वाई से एस को देखेंगे तो वाई 25 पे एस 19 पे, यानी यहाँ पर भी 6 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक हमें 6 माइनस वाले मिली है। क्या ऐसा केसा यहाँ पर भी हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू से क्यू को देखें तो डब्ल्यू 23 पे क्यू 17 पे, मतलब इसमें भी -6। ओ से आई को देखें तो ओ 15 पे आई 9 पे, मतलब इसमें भी -6 है। फिर एस से पी एम को देखेंगे तो एस 19 पे एम 13 पे, तो इसमें भी -6 है। फिर वी से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी -6 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें जो लॉजिक मिला वो -6 वाला मिला। तो यहाँ पर UMQT का बताने के लिए हम क्या करेंगे, -6 करेंगे। तो U 21 पे आता है, -6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। M हमारा 13 पे आता है, -6 करेंगे तो यहाँ पर G आ जाएगा। Q हमारा 17 पे आता है, -6 करेंगे, 17 में से 6 मतलब 11, तो 11 नंबर पे क्या आ जाएगा। और T हमारा 20 पे आता है, 20 में से 6 मतलब 14 नंबर पे N आता है, ठीक है, 14 नंबर पे N आता है। तो ये ऑप्शन में देखिए OGKN ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना था कि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है या उसका विपरीत लिखा है, तो यहाँ पर माइनस हो रहा था। अब बढ़ते हम प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि ABLMST और Z एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब ये केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, मतलब यहाँ पर मैं गोल बना देता हूँ, ये केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हम करेंगे सोल्व, ठीक है। तो ABLMST और यहाँ पर कह रहा है कि Z एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि Z B के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, जो Z है वो B के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा, तो मान लो यहाँ पर मैं B को बिठा था, ठीक है। तो B का दाएं इधर हो जाएगा, तो Z B के दाएं से चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो Z कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, Z B के दाएं से चौथे स्थान पर है। उसके बाद आगे देखिए, आगे प्रश्न करें कि L के बाएं से गिनने पर L और T के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। L के बाएं से गिनने पर L और T के बीच, तो मान लो मैं इधर बिठाऊँ या इधर बिठाऊँ, मान लो मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, ठीक है। तो L के बाएं से गिनने पर L और T के बीच केवल कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर मान लो मैं T को बिठाता हूँ, तो L के बाएं से बायां इधर है, यानी यहाँ पर इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि MS के बाएं से गिनने पर यहाँ पर तीसरे स्थान पर बैठा है। MS के बाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर M जो है S के बाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर बैठा है,
तो एम को बाएं से मतलब एस को कहाँ पर बैठाएंगे, तो मान लो मैं एस को यहाँ पर बिठाता हूँ, तो एस के बाएं से गिनेंगे तो बाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर एम यहाँ पर आना चाहिए, इस साइड बायां है, ठीक है। अब आगे प्रश्न करें कि एस और टी का निकटतम पड़ोसी एन है, एस और टी का निकटतम पड़ोसी एस है, मतलब सॉरी एन है, तो एन है तो यहाँ पर तो एन आएगा नहीं, तो हमें यहाँ पर वापस से पलटाना होगा, ठीक है। वापस हमें यहाँ पर पीछे करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें फिर से बिठाना है। यहाँ पर क्या रहा था कि एल के बाएं से गिनने पर एल और टी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो अब एल को कहाँ पर बिठाएंगे, एल और टी के बीच, क्योंकि यहाँ पर एस और टी का निकटतम पड़ोसी एन है, तो यहाँ पर बीच में आना चाहिए, तो एल में इस साइड बिठाता हूँ, ठीक है। एल के यहाँ पर क्या करा, एल और टी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो एल के बाएं से तो यहाँ पर मैं टी को बिठा देता हूँ, तो ये 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड था, यहाँ पर कौन था, जेड था, तो यहाँ पर मैं जेड को बिठा ही लेता हूँ। उसके बाद आगे प्रश्न क्या करा, प्रश्न करे कि एम एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एम जो एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एम एस के, तो यहाँ पर एस आ जाएगा और एस के बाएं से तीसरे स्थान पर यहाँ पर एम आ जाएगा। आगे प्रश्न करा कि एस और टी का निकटतम पड़ोसी एन है, तो एस और टी का निकटतम पड़ोसी अभी यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बस थोड़ा सा इनका स्थान चेंज करना था, बाकी जैसा प्रश्न कहा था वैसा हो चुका है। अब प्रश्न ये करा कि एन के बाएं से गिनने पर जेड और एन के बीच कितने लोग हैं, एन के बाएं से गिनना है, तो एन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसका बायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 है, तो जेड के बीच में कहा तो 4 लोग बैठे हैं, तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। तो ये परीक्षा वाला प्रश्न तो मैंने आपको कल भी करवाया था, परसों भी करवाया, क्योंकि ये एनटीपीसी में और ग्रुप डी में बार बार पूछा था, एक ही शिफ्ट में इसके 2-2 3-3 प्रश्न देखने को मिले थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है, बार बार। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या कह रहा है, ये सोमवार से रविवार, मतलब सोमवार का आपको पता है यहाँ पर मैं मंडे लूँगा, मंडे के बाद मैं यहाँ पर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद यहाँ पर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे से मैं संडे ले लूँगा, संडे जो कि आपको पता होगा छुट्टी रहती है, तो मैं लाल कलर का कर देता हूँ, ये मैंने पीछे भी करवाया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न करें कि पी की परीक्षा बुधवार को होती है, यानी कि जो पी की परीक्षा वो बुधवार को होगी, तो बुधवार कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पी की परीक्षा बुधवार को हो गई है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या करें, यहाँ पर सभी की परीक्षा होगी, ठीक है, सभी की होगी। अभी पी की परीक्षा इसने कहा कि बुधवार को होती है, तो यहाँ पर हम पी को बुधवार को रख दिया है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि पी और एस के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है, पी और एस के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है, तो पी और एस को कहाँ पर रखेंगे कि पी और एस के बीच 3 लोगों की परीक्षा होगी, तो एस को हम यहाँ पर रविवार को करवाएंगे इसकी एग्जाम, तब इनके बीच में 3 लोगों की हो जाएगी, इस साइड तो होगा नहीं क्योंकि पी की बुधवार को हो रही है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि वी की परीक्षा टी के ठीक बाद, वी की जो परीक्षा है टी के ठीक बाद, और क्यू यहाँ पर कह रहा है कि और क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है, तो टी की परीक्षा हम यहाँ पर शुक्रवार को करवाएंगे, तो वी की परीक्षा टी के ठीक बाद और क्यू की परीक्षा ठीक पहले, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि वी की परीक्षा टी के ठीक बाद है और क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले है, तो ये टी से ठीक पहले है। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगे प्रश्न करके यू और टी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है, तो यू और टी के बीच केवल 3 लोगों का मतलब यू की परीक्षा सोमवार को होगी, ठीक है। अब 3 लोग यहाँ पर बीच में बच चुके हैं, तो एक कौन बचा है, तो आप कहोगे एक आर बचा है, तो आर की परीक्षा फिर मंगलवार को होना चाहिए, तो ये हमने आर को भी मंगलवार को रख दिया है। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न करें क्यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है, बताइए क्यू के बाद, तो क्यू यहाँ पर है, तो क्यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा हो रही है, तो क्यू के बाद 3 लोगों की परीक्षा हो रही है। ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि एक दीवार घड़ी में 3:20 मतलब 3:20 बजे, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, बताइए। एक दीवार घड़ी में 3:20 हो रही है, ठीक है, तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा ये आपको बताना। तो इसमें देखिए
एक तो हमें यहाँ पर दर्पण पूछा जाता है और एक हमें जल दर्पण पूछा जाता है। एक हमें दर्पण पूछा जाता है और एक हमें जल पूछा जाता है, दोनों में अलग अलग है। तो आज मैं यहाँ पर दर्पण पर बताता हूँ। दर्पण में जब भी आपको पूछा जाएगा तो उसको हमेशा क्या करना, आपको 11:60 में से घटाना, मतलब 11:60 में से आपको हमेशा उससे घटा लेना है। तो यहाँ पर हमें 3:20 दिया है, तो 3:20 को हम यहाँ पर इसमें से घटा लेंगे। क्या करेंगे, 3:20 को घटा लेंगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। तो 60 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर 40 बचेंगे। समय का अनुपात वैसे ही रखेंगे और 11 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। तो यहाँ पर जो समय निकला हमारे पास, यही वाला हमारा पास आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या निकला, 8:40। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आपको जल पूछेगा तो जल वाला मैं आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा, ठीक है। तो दो ही पूछे जाते हैं, जल और कौन सा पूछा जाता है, ये दर्पण वाला, नॉर्मल दर्पण और एक जल प्रतिबिंब। तो दो पूछे जाते हैं, दोनों का मैं ट्रिक बता दूंगा। हमेशा आपको दर्पण में क्या करना, जब भी आपको नॉर्मल दर्पण दिया जाए तो उससे 11:60 में से घटाना है। तो यहाँ पर हमने 25% प्रश्न कर लिया। अभी ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंगल लेटर का कोड बताना है। जैसे यहाँ पर एस है तो एस का कोड बताना है। तो बताइए मुझे, यहाँ पर जिस प्रकार लिंक को 9236 और सिंक को 6349 लिखा है, तो यहाँ पर एस के लिए कोड क्या होगा। तो सिंगल लेटर का कोड बताने के लिए मैंने आपको बता रखा हर बार का। तो यहाँ पर मुझे इसका सही जवाब क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब कमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके कर लीजिए। बाकी अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके उससे भी देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर रखना, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब क्या आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलता भी हम नेक्स्ट वीडियो में।